गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इलास्टिक कोलिजन पढ़ रहे थे और उसमें स्पेशल केस पढ़ा था हमने। ये 3 स्पेशल केसेस किए थे। अब हम इससे थोड़ा और आगे करते हैं। हमने आपसे बताया था कि इलास्टिक कोलिजन में हमने ये 2 पॉइंट बताए थे, v1 डैश और v2 डैश। हमने 2 वेलोसिटीज बताई थी। अब हम 1-2 न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। ठीक है भाई, न्यूमेरिकल्स करते हैं। मैं सबसे पहले आपसे ये कहता हूं कि हम 2 पार्टिकल लेते हैं। हम 2 पार्टिकल लेते हैं, एक का मास m और दूसरे का मास 2m। ठीक है, एक एग्जांपल है 2 पार्टिकल्स ऑफ मास m and 2m मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन एंड कोलाइड्स इलास्टिकली विद वेलोसिटी v and 2v। आपके पास 2 पार्टिकल हैं। मैं ये कह रहा हूं कि एक पार्टिकल m है और दूसरा पार्टिकल 2m है। एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जो m मास बॉडी है, जो m मास पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी v है और जो 2m मास पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी 2v है। ये कहता है फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। फाइंड वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। तो मैं आपको यहाँ एक पॉइंट बताना चाहता हूं। वैसे जो बच्चे गड़बड़ करते हैं उसी के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूं। बेटा वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो बेटा हम राइट डायरेक्शन में वेलोसिटी को क्या लेकर चलेंगे? पॉजिटिव। जो लेफ्ट डायरेक्शन में है उसमें वेलोसिटी को क्या लेकर चलेंगे? नेगेटिव। ये हम पहले ही बता देते हैं। हमने कह दिया जो राइट डायरेक्शन में है वो वेलोसिटी पॉजिटिव है, जो लेफ्ट डायरेक्शन में है वो वेलोसिटी नेगेटिव है। क्लियर? अब देखिए बेटा, अगर आप ध्यान से देखो, आप क्या कहते थे कि ये हमारे पास 2 पार्टिकल है। इस पार्टिकल का मास m1 वेलोसिटी v1, इस पार्टिकल का मास m2 वेलोसिटी v2। क्या यही बताते थे? फिर आपने ये फॉर्मूला डिसाइड किया था, फॉर्मूला चेक किया था, दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे थे। तो अगर आपने इसी तरह से पढ़ा था तो काफी सिंपल है। आपने क्या कहा बेटा? m1 इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास? 2m। m2 इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? m। v1 इज इक्वल टू क्या आपके पास क्या आया? 2v। और बेटा v2 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया? -v। क्या ये बात सभी को समझ आ गई? -v क्यों लिखा? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब ये कहोगे सर हम इसको m1 लेंगे, तो आप m1 इज इक्वल टू m लिख दो, m2 इज इक्वल टू 2m, v1 इज इक्वल टू -v और v2 इज इक्वल टू 2v। समझ आ गया? केवल 1-2 को चेंज करना है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आपने क्या कहा बेटा? v1 डैश की वैल्यू निकालनी है। बेटा v1 डैश फॉर्मूला आपके सामने है और आपको याद भी होना चाहिए। m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई v1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v2। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। v1 डैश का फॉर्मूला याद है तो मैं उसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं। बेटा m1 क्या है आपके पास? 2m माइनस m अपॉन 2m प्लस m हो गया। मल्टीप्लाई बाई v1 हमारे पास क्या है बेटा? 2v। उसके बाद प्लस 2m2 कितना है बेटा? m अपॉन 2m प्लस m मल्टीप्लाई बाई क्या लिखोगे बेटा? -v। लिखोगे। अब सॉल्यूशन करिए बेटा। v1 डैश इज इक्वल टू 2m माइनस m, तो m बचा अपॉन 3m मल्टीप्लाई बाई 2v प्लस ये क्या हो गया बेटा? 2m अपॉन 3m मल्टीप्लाई बाई -v। m से m कैंसिल हो गए। अब हम क्या कहेंगे बेटा? v1 डैश इज इक्वल टू 2/3v प्लस और 2/3v। बेटा माइनस साइन लगा हुआ है तो -2/3v। क्या आ गया आपके पास? 0। क्या आ गया आपके पास? 0। मतलब जो पहला पार्टिकल है वो रेस्ट में आ जाएगा। जो पहला पार्टिकल है ये किस में आ जाएगा? आफ्टर कोलिजन रेस्ट में। इसी तरह फिर v2 डैश निकाल दो बेटा। v2 डैश का फॉर्मूला आपके पास मालूम है, m2 माइनस m1। m2 क्या है आपके पास? m माइनस 2m अपॉन m प्लस 2m।
हो गया, मल्टीप्लाई बाई V2, V2 क्या आपके पास -V प्लस 2m1, 2 मल्टीप्लाई बाई m1 कितना है बेटा 2m अपॉन m प्लस 2m, मैं डायरेक्ट 3m लिख रहा था वैसे तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई बाई V1, V1 कितना है आपके पास 2d। देखिए यहां क्या आता है -m अपॉन 3m मल्टीप्लाई बाई -v प्लस ये क्या आ गया आपके पास 4m अपॉन 3m मल्टीप्लाई बाई 2v, माइनस माइनस प्लस हो गया, m से m कैंसिल, क्या आ गया आपके पास v बाई 3 प्लस 8v बाई 3, मतलब क्या आ गया 9v बाई 3, 3v। समझ आ गया, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जो सेकंड पार्टिकल है ये ट्रिपल स्पीड से मूव कर जाएगा। कितनी स्पीड से मूव कर जाएगा बेटा, ट्रिपल स्पीड से मूव कर जाएगा, जो इसकी स्पीड थी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो ये आपके पास 2m मास बॉडी है, ये तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, ये तो रेस्ट में आ जाएगा, वेलोसिटी 0 आएगी इसकी तो बेटा v1 डैश, और ये सॉरी v1, हाँ v1 डैश, और इसको हम कहेंगे बेटा v2 डैश, इसका मास m है। ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा था, अब ये 3v वेलोसिटी से राइट साइड जाएगा। मेरी बात समझ रहे होंगे, 3v वेलोसिटी से कहां जाएगा बेटा, राइट साइड। जैसे ही कोलिजन होगा, कोलिजन के बाद वो राइट साइड जाना शुरू हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल आपको समझ आया होगा, नोट कर लीजिए। न्यूमेरिकल था कि आपके पास दो डिफरेंट पार्टिकल्स है, एक का मास m, एक का मास 2m। ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट वेलोसिटी की डायरेक्शन में जा रहे हैं और इलास्टिकली कोलाइड होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, जिसमें m मास की वेलोसिटी v और 2m मास की वेलोसिटी 2v है। ये कहता है आफ्टर कोलिजन फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, ये क्वेश्चन था। एक और इसी तरह का न्यूमेरिकल लेते हैं। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, कोलिजन के फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप कर नहीं पाओगे। ये कहता है कि आपके पास एक पेंडुलम है, ठीक है, और इस पर दो अलग अलग मास लटकाए हुए हैं, एक का मास 2m और एक का मास m। ये स्ट्रिंग की जो लेंथ है ये इक्वल है, ठीक है। अब इन दोनों को ग्राउंड से सेम हाइट पर रखा गया है h, दोनों को ग्राउंड से सेम हाइट पर ले जाया गया h हाइट पर, और वहां से छोड़ दिया गया। ये दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, इलास्टिकली कोलाइड करते हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ, क्योंकि ये पार्टिकल जो है ये घूमकर कहां जाएगा, ये यहां आएगा और वो पार्टिकल यहां आएगा, दोनों एक दूसरे के साथ टकराएंगे, दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड होंगे, कोलाइड होने के बाद अगेन वापस जाएंगे, ठीक है। पहला क्या पूछा गया है, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। पहला पॉइंट तो यही है, दोनों की मतलब v1 डैश निकालनी है और v2 डैश निकालनी है। और एक आपसे पूछा गया फाइंड हाइट अटेन्ड बाय बोथ पार्टिकल्स आफ्टर कोलिजन। ये मान लीजिए 2 है, ये मान लीजिए 1 है, दोनों की आपने क्या लगानी है, क्या बतानी है, हाइट अटेन। जब कोलाइड करने के बाद वापस अपनी हाइट पर जाएंगे तो कितनी कितनी हाइट पर जाएंगे ये पूछा गया है। ये आपका एक न्यूमेरिकल है। तो देखिए बेटा, सबसे पहला पॉइंट, हमें मास, ये मान लीजिए पहला मास है तो m1 इज इक्वल टू m लिख देता हूं और m2 इज इक्वल टू 2m लिख देते हैं। हो गया भाई। सेकेंड पॉइंट बेटा, इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी को v2 बता देते हैं। अब वेलोसिटी क्या होगी, अब आप किसी भी पार्टिकल को h हाइट से छोड़ोगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपके पास,
√2gh, और इसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी √2gh। बट अभी प्लस माइनस नहीं बताया, आपको पता है ये तो कहां जा रहा है लेफ्ट साइड और ये कहां जा रहा है राइट साइड। जो लेफ्ट साइड जा रहा है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा माइनस हो जाएगी। तो ये बताना भी काफी जरूरी है। v1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ √2gh, समझ आ गया होगा। अब ये पार्टिकल अब सोच रहे हो सर ने डायरेक्ट क्यों लिख दिया, बेटा आप क्या कहोगे, मान लीजिए यहाँ पर ये रेस्ट में है, आप क्या कहोगे v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। आप कहोगे कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो क्या हो गया 2as, एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से नीचे जा रहा है और फिर हाइट कितनी नीचे जा रहा है h, तो v² इज इक्वल टू 2gh, v इज इक्वल टू क्या हो गया √2gh। तो ये बेटा आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। h हाइट से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्री ड्रॉप करोगे छोड़ोगे तो उसकी वेलोसिटी h हाइट नीचे जाने के बाद मिलेगी √2gh, जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, मालूम होना चाहिए। ये तो हमने पढ़ा भी है वन डायमेंशनल क्वेश्चन में। चलो देखिए v1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ √2gh आ गया, v2 इज इक्वल टू 2gh आ गया। अब ये यहां पहुंचेंगे उस समय इसकी स्पीड होगी √2gh और इसकी भी स्पीड होगी √2gh, बट एक लेफ्ट में एक राइट में, तो हम वेलोसिटी बोलेंगे एक माइनस √2gh एक प्लस √2gh। क्लियर। अब हमारे पास वेलोसिटी है, हम क्या करेंगे बेटा v1 डैश निकालेंगे और क्या निकालेंगे बेटा v2 डैश। दोनों फॉर्मूले हमारे पास हैं, m1 माइनस m2 मतलब m माइनस 2m माइनस m अपॉन m प्लस 2m 3m मल्टीप्लाई बाई v1, v1 आपके पास क्या है माइनस 2gh अंडर रूट, यही है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई m2 2m मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 2gh अपॉन 3m। क्या आ जाएगा आपके पास v1 डैश निकाल दीजिए बेटा, v1 डैश निकालोगे माइनस माइनस प्लस, m से m कैंसिल, क्या आ जाएगा अंडर रूट 2gh बाई 3 प्लस 4, यहाँ m से m कैंसिल बाई 3 अंडर रूट 2gh। कितना लिख दे सीधा, मैं सीधा लिख रहा हूं 5/3 अंडर रूट 2gh। h कैपिटल ले रहे हैं बेटा, स्मॉल h नहीं है, हमने कैपिटल h लिखा था तो कैपिटल h ही लेना है। हो गया भाई। यहां देख लीजिए आपके पास क्या आ गई वेलोसिटी, ये वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, फर्स्ट कौन सा है ये वाला है, इसकी वैल्यू कैसी आ रही है पॉजिटिव, कोलिजन के बाद ये राइट साइड जाएगा और कितनी वेलोसिटी से जाएगा 5/3 अंडर रूट 2gh। क्लियर। अब v2 डैश निकाल दो, v2 डैश निकालोगे तो फॉर्मूला क्या है m2 माइनस m1, m2 क्या लिखा हुआ है आपके पास 2m माइनस m अपॉन m2 प्लस m 2m प्लस m 3m मल्टीप्लाई बाई v2, v2 क्या है आपके पास यही है ना v2 √2gh, राइट साइड जा रहा था 2gh, फिर प्लस 2m1, m1 कितना है m अपॉन 3m मल्टीप्लाई बाई माइनस √2gh। यहां तक क्लियर है भाई। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया तो क्या हो गया m से m कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा यहाँ 1/3 अंडर रूट 2gh माइनस ऑफ 2/3 अंडर रूट 2gh। क्लियर है। ये v2 डैश है। अब v2 डैश की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, v2 डैश की वैल्यू निकालोगे तो माइनस ऑफ 1/3 अंडर रूट 2gh ये आ गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। मेरे हिसाब से ये वैल्यू नेगेटिव आ गई, इसका मतलब जैसे ही कोलिजन होगा ये वापस जाएगा और v2 डैश ये होगा, ये हमारे पास था v1 डैश। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। यहां तक क्लियर हो गया हो तो बोलिए। ठीक है भाई। अब जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ v1 डैश और v2 डैश दोनों ही निकाल दिए, ठीक है। अब v1 डैश v2 डैश दोनों आ गए। अब आपके पास ये है कि कोलिजन के बाद अब ये वापस जा रहे हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट, अटेन्ड बाय दैट पार्टिकल और पेंडुलम। तो दोनों अलग अलग वेलोसिटी से जा रहे हैं। ये जा रहा है 5/3 √2gh, ये जा रहा है
माइनस माइनस का मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, बट 1/3√2gh से जा रहा है। अगर ये अलग अलग वेलोसिटी से जा रहे हैं तो हाइट भी अलग अलग अटेन की जाएगी। तो हम क्या कहेंगे यहाँ, हाइट अटेन्ड बाय फर्स्ट पार्ट। पहले पार्टिकल की बात करते हैं, ये है ना पहला पार्टिकल, इसकी हाइट को h1 मान लेते हैं बेटा, हमने इसको h1 से लिख दिया। क्या कहेंगे बेटा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2as, यही फॉर्मूला है बेटा। s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h1, a की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस g। बेटा इनिशियल वेलोसिटी u आपके पास कितना हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी v1 डैश हो जाएगा ना बेटा, v1 डैश से जा रहे हैं कितना है 5/3√2gh, और v कितना हो जाएगा फाइनली, ये जब मैक्सिमम हाइट पर जाएगा, जहां पर भी जाएगा वहां रुकेगा, तो वहां वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। एक मिनट में देखता हूं कि बोर्ड पर कैमरा है या नहीं है, हाँ ठीक है, चलो देखिए। अब आप ध्यान से देखिए बेटा, हमने क्या कहा कि इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये तो 0 हो गया, तो माइनस v1 स्क्वायर है, तो बेटा इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25/9 मल्टीप्लाई बाई 2gh इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस जी, ग्रेविटी का ऑलवेज नेगेटिव हमारे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, एंड h1, बेटा माइनस से माइनस काट दो और h1 निकाल दो। जब h1 निकालेंगे तो बेटा 2g से 2g काट दो, h1 इज इक्वल टू 25/9h, ये हमारे पास हाइट आ जाएगी। मतलब जो इनिशियल हाइट ली थी उसकी 25/9h चली जाएगी। इसी तरह h2 निकाल दो, सेकेंड पार्टिकल के लिए h2 ले लेना, और उसके लिए जो वेलोसिटी ले रहे हो वो 2gh ले लो, ये सॉरी 1/3 कहां पर है 1/3 2gh, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देना और उसकी हाइट भी आ जाएगी। पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से आप हाइट निकाल सकते हो, समझ आ गया। अब वहां देखोगे वो आ जाएगी h/9, ये आ गई 25h/9। h2 अगर आप निकालोगे तो मैं आपको बता देता हूं h/9 आ जाएगी, निकाल के देखना, सेम प्रोसेस है। तो मैंने आपको इलास्टिक कोलिजन के 2 न्यूमेरिकल करा दिए, तो इस तरह और भी न्यूमेरिकल आप कर सकते हो। और मैं आपको इसमें ये भी बता सकता हूं, आप ये कहो सर हम तो है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना चाहते हैं, आप लगा सकते हो बेटा। आप क्या कहोगे बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना चाहेंगे बेटा, ये इनिशियली किस हाइट पर है, h हाइट पर है, तो कितना हो गया mgh प्लस, ये भी h हाइट पर है, तो क्या हो गया बेटा 2mgh, क्योंकि ये मास 2m था, तो कितना आ गया बेटा 3mgh। ये आपके पास इनिशियल एनर्जी थी। अगर ये आपके पास इनिशियल एनर्जी थी तो हमने लिख दिया इनिशियल एनर्जी। अब फाइनल एनर्जी की बात करते हैं बेटा। आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद ये कितनी हाइट पर चला गया, h1 हाइट पर चला गया, ये कितनी हाइट पर गया h2, तो क्या कहेंगे बेटा mgh1 प्लस 2mgh2। बेटा h1 की वैल्यू पुट करेंगे, mgh1 कितना है 25/9 प्लस 2mgh/9। बेटा ये कितना आ जाता है 25 प्लस 2 27/9 mgh। मेरे हिसाब से इसको 3mgh ही बोलते हैं। देखिए बिफोर कोलिजन 3mgh, आफ्टर कोलिजन 3mgh। हो गया कि नहीं? तो ये हमने प्रूफ भी कर दिया कि आप ये भी कह सकते हो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। पॉइंट क्लियर हुआ? तो अगर हो गया हो तो नोट कर लीजिए। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैं अब इनइलास्टिक कोलिजन के बारे में बात करता हूं।
इनइलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर्टी बताई थी बेटा। हमने कहा था टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है, टोटल मोमेंटम कांस्टेंट होता है, बट टोटल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट। सम पार्ट ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी, ये भी हमने आपसे बताया था। तो मैं आपको इनइलास्टिक कोलिजन के बारे में बता रहा हूँ। प्रॉपर्टीज तो हम बता चुके हैं, अब तो हम केवल एक्सप्रेशन करते हैं, डेरिवेशन करते हैं। ये कहता है इनइलास्टिक कोलिजन में आप दो ऑब्जेक्ट ले लीजिए, वही से मास m1 वेलोसिटी v1, मास m2 वेलोसिटी v2, बता दिया भाई। जैसे ही ये कोलिजन होता है, इनइलास्टिक कोलिजन होने के बाद ये m1 और ये m2, ये कहता है इनइलास्टिक कोलिजन के बाद ये दोनों के दोनों पार्टिकल सेम वेलोसिटी से जाना शुरू हो जाते हैं। किससे जाना शुरू हो जाते हैं? सेम वेलोसिटी से। ये कहता है कि ऐसा नहीं होता, इनइलास्टिक कोलिजन में जैसे ही कांटेक्ट में आए, कांटेक्ट में आने के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो जाएंगे और एक दूसरे के साथ ही मूव करेंगे। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मूव करेंगे तो दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। क्योंकि इसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसके बारे में आपको पता चल जाएगा। अब हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये तो हम पढ़ चुके हैं। टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम कांस्टेंट है तो क्या कहेंगे? m1 v1 प्लस m2 v2। ये तो क्या है बेटा? बिफोर कोलिजन। ठीक है भाई, इज इक्वल टू m1v प्लस m2v। ये क्या है आपके पास? मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मैंने तो यही कहा है कि टोटल मोमेंटम पूरे सिस्टम का क्या होना चाहिए बेटा? कांस्टेंट होना चाहिए। अगर यहाँ कॉमन ले ले, v को कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा? m1v1 प्लस m2v2, m1 प्लस m2 इंटू v। मतलब यहां से हम v की वैल्यू निकालें, v इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस। ये आपके पास वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन आ गई। ये है वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। ये आपने याद रखना है। ये आपके पास वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। आप इसको v भी ले सकते हो, v डैश भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। क्योंकि कोलिजन के बाद हम डैश में ले रहे थे तो आप v डैश भी ले सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं बेटा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। नोट कर लीजिए इसको। और इसको बोलते हैं बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसको क्या बोलते हैं भाई? न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो देखिए, ये कहता है कि भाई हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं इनमें, कोलिजन के अंदर क्या पढ़ रहे हैं? हम दो ऑब्जेक्ट लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट है भाई। ये दूसरा ऑब्जेक्ट m1 m2, वेलोसिटी बेटा इसकी v2 लेते हैं और इसकी वेलोसिटी v1 लेते हैं। इसको बोलते हैं बिफोर कोलिजन। ठीक है, और अगर हम यहां कहते हैं तो हम हमेशा ये कहते हैं कि v2 इज ग्रेटर देन v1। ये बताते हैं कि इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो ये इसके साथ कोलाइड कराएगा। मतलब अगर हम इसको कहें तो हम ये कहेंगे कि ये वेलोसिटी अप्रोच है।
वेलोसिटी अप्रोच। मतलब ये एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहा है, एक इसके पास जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, समझ आ गया? या इसको और अप्रोच स्पीड भी बोला जाता है, अप्रोच स्पीड। समझ आ गया होगा? हम इसको अप्रोच स्पीड बोलते हैं। मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के पास जा रहा है, कोलाइड करने के लिए उसके पास जा रहा है, अप्रोच कर रहा है उसको। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि कोलिजन हो जाता है। कोलिजन होने के बाद ये पार्टिकल फिर दोबारा से डिफरेंट वेलोसिटी से जाते हैं। इसको v2 डैश और इसको क्या कहते हैं बेटा, v1 डैश, और हम इसको बोलते हैं आफ्टर कोलिजन। और कोलिजन हो जाने के बाद क्या कहते हैं बेटा, v1 डैश इज ग्रेटर देन, मींस v2 डैश इज लेस देन v1 डैश। मतलब अब इसकी वेलोसिटी इससे कम हो जाती है और ये सेपरेट हो रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं। मतलब हम इसको क्या बोल देते हैं, वेलोसिटी सेपरेशन। और इसको ये भी कह देते हैं बेटा सेपरेशन स्पीड। सेपरेशन स्पीड का मतलब है कि अब हम ये कह रहे हैं कि इनकी स्पीड जो है उनके बीच में सेपरेट होती जा रही है, दूर होती जा रही है। ये जो स्पीड का रिलेशन होगा आपस में, इनके मोशन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि ये तो दूर ले जा रहा है, और बिफोर कोलिजन में क्या हो रहा है, एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है, एक दूसरे के पास ला रहा है। तो मैंने ये बताया कि ये अप्रोच स्पीड है, ये सेपरेशन स्पीड है। अब मैं आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में बता देता हूं। ये कहता है कि एक्सपेरिमेंटल शो किया गया है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E विच इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। जस्ट लाइक आप ये कह सकते हो सेपरेशन स्पीड अपॉन अप्रोच स्पीड। सेपरेशन स्पीड अपॉन अप्रोच स्पीड, ये बात याद रखनी है। अगर हम सेपरेशन स्पीड की बात करें, हम किसकी बात करें, सेपरेशन स्पीड की बात करें, तो उसका मतलब ये है कि फाइनली हमारे पास क्या ज्यादा है, v1 डैश ज्यादा है। मतलब सेपरेशन स्पीड को आप कह सकते हो v1 डैश माइनस v2 डैश। यहां हम क्या कह रहे हैं, कौन सा ज्यादा है बेटा, v2 ग्रेटर है। अप्रोच स्पीड को आप कह सकते हो v2 माइनस v1। मेरी बात समझ गए कि इनके बीच में गैप कितना है। ये कहता है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज डिफाइंड एज द रेशियो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो सेपरेशन स्पीड to the approach speed। समझ आ गया? ये कहता है कि इन कोलिजन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हम डिफाइन कर रहे हैं। ये कहता है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सेपरेशन स्पीड टू द अप्रोच स्पीड। मींस आप ये कह सकते हो सेपरेशन स्पीड is equal to E multiply by approach speed। ये भी इसका फॉर्मूला है और बहुत जगह पर यूज करते हैं। समझ आ गया? ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है। तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। देखिए बेटा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। The value of E lies between 0 is less or equal to 1, यहां तक होती है। E की वैल्यू इसके बीच में लाई,
मीन्स ये कहता है E इज इक्वल टू 0 फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। जो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है उस कोलिजन में E की वैल्यू 0 होती है, E इज इक्वल टू 1 फॉर परफेक्टली। परफेक्टली तो क्या है, ये कि इलास्टिक कोलिजन ही है, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू क्या होती है 1, और अगर कोई भी वैल्यू E और 0 के बीच में है इस तरह से फॉर इनइलास्टिक कोलिजन, मीन्स ये 3 अलग अलग कोलिजन मैंने आपसे बताए। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब है उसके पास इलास्टिक की थोड़ी बहुत भी प्रॉपर्टी नहीं है। इलास्टिक का मतलब वो परफेक्ट इलास्टिक है, उसके पास इनइलास्टिक की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और इनइलास्टिक में कुछ इलास्टिक प्रॉपर्टी है, कुछ इनइलास्टिक प्रॉपर्टी है, मतलब उसके अंदर E की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। और काफी बार तो ये भी होता है E इज ग्रेटर देन 1 फॉर सुपर इलास्टिक, सुपर इलास्टिक कोलिजन, ये भी हो जाता है। मेरी बात समझ गए? सुपर इलास्टिक कोलिजन में E इज ग्रेटर देन 1 हो जाता है। बट ये प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे नहीं, हम केवल इन 3 प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेटा ध्यान से देखिए, ये कहता है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो E इज इक्वल टू, बेटा अगर हम देखें वेलोसिटी सेपरेशन स्पीड, सेपरेशन स्पीड मतलब आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन में हमने क्या कहा था कि भाई V1 डैश इज ग्रेटर देन V2 डैश, तो V1 डैश माइनस V2 डैश अपॉन अप्रोच स्पीड में क्या कहा था कि हमारे पास जो V2 इज ग्रेटर देन V1 था तो क्या लिखा था V2 माइनस V1। मतलब अगर हम लिखें तो V1 डैश माइनस V2 डैश इज इक्वल टू E इंटू V2 माइनस V1। बोलो कह सकते हैं कि सिंपल है? अगर हम ऐसा कह सकते हैं तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम उनमें मोमेंटम की बात करें तो हम क्या कहेंगे बेटा M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू क्या कह देंगे बेटा M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश। ये तो मोमेंटम की इक्वेशन हो गई। इन दोनों इक्वेशन को हम यूज करते हैं बेटा, और इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम V1 डैश और V2 डैश फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं आफ्टर सॉल्यूशन ऑफ, सीधा लिख रहा हूं बोथ इक्वेशंस वी फाइंड V1 डैश हम फाइंड आउट करते हैं। तो V1 डैश का वो फॉर्मूला याद करिए जो आपके पास था, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि क्या आएगा। V1 डैश का फॉर्मूला था M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाई V1, फिर प्लस 2M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2। ये हमने लिखा था सर। मैं इस V2 को बाहर मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं, और M2 जो है ना इसको मैं M2 को M2 प्लस M2 भी लिख सकता हूं। बोलो लिख सकता हूं कि हो गया 2M2। अब देखिए हम क्या करेंगे, जब हम उससे सॉल्यूशन करेंगे तो जो सेकंड टर्म है ना बेटा उसके साथ E मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस और कोई चेंज नहीं आएगा। समझ आ गया? E का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के साथ फॉर्मूला आ गया, और V2 डैश निकालेंगे तो V2 डैश में क्या था बेटा M2 माइनस M1 था अपॉन M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाई क्या था V2 प्लस यहाँ क्या था बेटा 2M1 अपॉन M1 प्लस M2 और मल्टीप्लाई क्या था बेटा V1। तो हम इस M1 को क्या लिख सकते हैं बेटा M1 प्लस M1, सेकंड वाले के साथ E मल्टीप्लाई कर दो, बस। ये आपके पास दो नए फॉर्मूले बन गए जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के साथ हो गए। पॉइंट क्लियर हुआ? ये आपके पास दो नए फॉर्मूले डेराइव हो गए हैं। अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पढ़ा, आप एक बात ध्यान से देखिए बेटा,
मैं अभी साफ कर रहा हूं, इसको क्लियर हो जाएगा। अगर इस फॉर्मूले को देखा जाए, मैं ये कह रहा हूं कि स्पेशल केस ले लीजिए, प्रूफ करके दिखा देते हैं। फॉर इलास्टिक कोलिजन, बेटा इलास्टिक कोलिजन अगर आप लेते हो, E की वैल्यू क्या कहोगे बेटा, 1 होती है। E की वैल्यू इलास्टिक कोलिजन के लिए 1 होती है। यहाँ 1 पुट करिए, V1 डैश निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आएगा, यहाँ 1 पुट करोगे तो सेम वही आएगा जो आपके पास फॉर्मूला था, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाई V1 प्लस M2 प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू V2। देखिए M1 प्लस M2 को 2M2 लिख देंगे, वही बनेगा कि नहीं। सेम इसी तरह से V2 डैश निकाल के देखोगे तो भी वही सेम आएगा। आप ये कहते हो कि फॉर, ये तो पहला केस था इलास्टिक के लिए, फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। अगर हम इन इलास्टिक कोलिजन लेते हैं, तो हम क्या कहेंगे बेटा, E को क्या पुट करेंगे, 0। अगर हम E को 0 पुट करते हैं तो E की जगह पर 0 पुट कर दो बेटा। E की जगह पर 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, V1 डैश इज इक्वल टू M1 V1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस, यहाँ E की जगह 0 पुट करो तो M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2। बेटा दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2। आपने अभी इलास्टिक कोलिजन पढ़ा था, यही वेलोसिटी आई थी। और V2 डैश निकालोगे वो भी सेम यही आएगा, M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2। आप वैल्यू पुट करके देख लो। तो हमने क्या कहा था, ये दोनों सेम है, तो इसको भी V लिखा था और इसको भी क्या लिखा था, V लिखा था। ये इन इलास्टिक कोलिजन के लिए हो गया। मेरी बात समझ रहे होंगे, पॉइंट क्लियर हो गया होगा। हाँ, आगे ये कह सकते हो कि अगर दोनों मास सेम है, अगर दोनों मास क्या है, सेम, अगर m की वैल्यू सेम है तो आप क्या पढ़ोगे। ठीक है, मैं आपको यहां बता देता हूं। If M1 is equal to M2 is equal to MC and V1 is equal to 0, मतलब जो पहला ऑब्जेक्ट है जो सामने रखा है उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। ठीक है, तो उस केस में V1 डैश क्या होगा, तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। V1 डैश आपसे क्या कहता है, दोनों के दोनों क्या है, M है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस E बचेगा, यहाँ 1 माइनस E अपॉन 2M होगा, M तो कट जाएगा, अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, V1 प्लस M1, ये M2 प्लस ये भी M रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का साइन, तो यहां भी क्या आ जाएगा बेटा, 1 प्लस E बाई 2 और इनटू क्या आ जाएगा बेटा, V2। बेटा V1 0 था, V1 0 पुट करिए तो V1 डैश क्या आ जाएगा, 1 प्लस E बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा, V2। मेरी बात समझ गई कि नहीं। तो ये एक हमारे पास फॉर्मूला आ गया। इसी तरह हम V2 डैश निकालेंगे तो बेटा V2 डैश 1 माइनस E बाई 2 इंटू V1 आ जाएगा। बस सेम यही फॉर्मूला है। अब इसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं आ सकता। V2 डैश निकालेंगे तो इसमें V2 आएगा। एक में क्या आएगा, 1 प्लस E बाई 2 इंटू V2, एक में आएगा 1 माइनस E बाई 2 इंटू V2। ये वैल्यू पुट करके देख लीजिए। ये तो स्पेशल केस है, अगर ना भी बताए जाए तो भी काम चल जाएगा, कोई खास बड़ी बात नहीं है। अब देखिए ये पॉइंट तो हो गया है। बस अब एक मैं आपको और बता देता हूं, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, आप छोड़ सकते हो उसको, पर फिर भी चलो मैं बता देता हूं।
इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। देखिए बेटा ध्यान से, अगर हम 2 डायमेंशन की बात करें तो इनिशियली हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है मास m1 और ये रेस्ट में रखा हुआ है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है m2 जिसकी वेलोसिटी v2 है, मतलब आपने v1 इज इक्वल टू 0 कह दिया। जब ये कोलिजन होता है तो कोलिजन होने के बाद एक पार्टिकल इधर चला गया, एक पार्टिकल इधर चला गया, ये m2 आ गया, ये m1 आ गया। हमने इन दोनों के साथ एंगल नोट किया, मेरी बात समझ गए। हमने ये कहा कि इनका हमने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल नोट कर लिया, मेरी बात समझ गए। अगर हम हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल नोट करते हैं और हम इलास्टिक कोलिजन, ध्यान से देखिए हमने इलास्टिक कोलिजन लिखा है, क्या लिखा है भाई, इलास्टिक कोलिजन लिखा है हमने। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे तो हम दोनों का अलग अलग एंगल ले लेंगे। हमने कहा यहाँ θ1 एंगल बना और यहाँ क्या बना, θ2। अब इसकी वेलोसिटी को हमने कह दिया कि ये जो डायरेक्शन है ना ये v1 डैश है और यहाँ वेलोसिटी जो है ये v2 डैश है। ये तो बताएंगे आफ्टर कोलिजन, भाई यहाँ तो दोनों कोलाइड हुए, कोलाइड होने के बाद अलग अलग है ना, तो हम क्या क्या कर सकते हैं। 2 पॉइंट है हमारे पास, हम क्या कहेंगे, टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड, टोटल मोमेंटम इज कांस्टेंट। बट यहाँ केवल एक डायमेंशन नहीं है, हम बनाएंगे यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हो गया। हम कहेंगे सबसे पहले बात करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। अगर अलोंग एक्स एक्सिस की बात करते हैं, हमने क्या कहा, यहां रिजोल्यूशन किया जाएगा, ये एंगल θ1 है तो m1 v1 cos θ1, m1 v1 sin θ1, हो गया। यहां भी हम बात करेंगे m2 v2 cos θ2, क्योंकि ये एंगल कितना है बेटा, θ2 है, और ये क्या हो जाएगा m2 v2 sin θ2। रिजोल्यूशन करें मैंने सीधे, कोई ज्यादा फर्क नहीं है क्योंकि ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस। देखिए मैं यहां अलोंग एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं, बिफोर कोलिजन, इधर बिफोर कोलिजन और इधर मैं लिखूंगा आफ्टर कोलिजन, बस ये याद रखना। अब देखिए बिफोर कोलिजन एक्स एक्सिस में वेलोसिटी और मास m2 v2 प्लस 0, क्योंकि इसका तो ये तो रेस्ट में बताया था, इज इक्वल टू। अब इसका वाई एक्सिस में देखते हैं, इसका सॉरी एक्स एक्सिस में देखते हैं कितना है बेटा, m1 v1 cos θ1। इसका एक्स एक्सिस में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, m2 v2 cos θ2। क्लियर है, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड हम यहां लिखेंगे अलोंग वाई एक्सिस। अगर अलोंग वाई एक्सिस की बात करते हैं तो यहां फिर मैं लिख रहा हूं बिफोर कोलिजन और यहां मैं लिख रहा हूं आफ्टर कोलिजन, लिखना पड़ेगा भाई। बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन वाई एक्सिस का मोमेंटम 0 है, क्योंकि वाई एक्सिस में तो मोमेंटम था ही नहीं, हमने तो एक्स एक्सिस में भेजा था इसको, वाई में थोड़ी भेजा था, और ये तो रेस्ट में ही था, तो वाई का मोमेंटम 0। अगर हम इसका वाई मोमेंटम देखते हैं तो कितना है भाई, m1 v1 sin θ, और इसका वाई एक्सिस मोमेंटम m2 v2 sin θ2, बट माइनस नेगेटिव लगाएंगे। नेगेटिव क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, m2 v2 sin θ। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। यहां तक क्लियर है, समझ आ गया होगा भाई, क्लियर है भाई, ये आ गया। तो उसके बाद देखिए भाई, अब ये हमारे पास 2 इक्वेशन हो गए, मोमेंटम के दोनों इक्वेशन बता दी। अगला पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी भी हमारे इस सिस्टम की कांस्टेंट रहेगी। तो भाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट की तो 0 हो गई क्योंकि वेलोसिटी 0 है, और इसकी क्या हो जाएगी 1/2 m2 v2 इज इक्वल टू। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी, या रिजोल्यूशन नहीं होंगे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी, तो हम सीधा लिख देंगे
1/2 m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 डैश स्क्वायर। और बेटा ये तो डैश में आएगा ना, ये तो डैश ऐसा है v1 डैश, ये भी डैश है, तो यहां पर भी डैश लगा। क्लियर? आफ्टर कोलिजन था एक इक्वेशन हमारे पास है, और उसके बाद अब सॉल्यूशन करना है आपने। आपके पास 3 इक्वेशन आ गई, और मैं तो आपको ये बताता हूं कि आपके पास 4 वेरिएबल हैं। कौन कौन से हैं? v1 डैश, v2 डैश, θ1 और θ2। तो इस तरह की इक्वेशन का सॉल्यूशन बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं सकता। 4 इक्वेशन के लिए मिनिमम 4 इक्वेशंस होनी जरूरी है 4 वेरिएबल्स के लिए। अगर आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं तो 4 इक्वेशन होनी चाहिए, तभी सॉल्यूशन होगा। 4 वेरिएबल्स और 3 इक्वेशन, सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मेरे हिसाब से कोलिजन हो चुका है, कंप्लीट मैंने करा दिया है। न्यूमेरिकल्स, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स कुछ आप करके देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। थैंक यू।